हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं फेस्टी नंबर 23 पेपर नंबर 2। ये स्लाइटली कैलकुलेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू पेपर 1। क्वेश्चन 1 देखिए, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रॉब्लम है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर द प्रोसेस जहां पे H2O लिक्विड फॉर्म में एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है H2O गैस फॉर्म में, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग को डिफरेंट जो स्टेट फंक्शन है, जैसे कि इंथैल्पी चेंज हो गया, एंट्रोपी चेंज हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करना है फॉर दिस प्रोसेस के लिए। अब हमारे लिए आसान कब होगा कि इसको थोड़ा प्रोसेस को ब्रेक कर लें, क्योंकि अगर स्टेट फंक्शन ही कैलकुलेट करना है तो अब ये केस है कि हम लोग किसी भी पाथ को फॉलो करें, हम लोग को सेम मैग्नीट्यूड मिलने जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेज में कंसीडर कर लेता हूं, इंटरमीडिएट स्टेप, जिसमें कि ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जो प्रेशर है वो 1 atm रखा गया। फिर से 1 atm से प्रेशर को 5 atm किया गया, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द स्टेट फंक्शन ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द पाथ। अब इस केस में आप क्या करना, ये स्टेज 1 है, स्टेप 2 है, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं डेल जी का, गिब्स फ्री एनर्जी, बिकॉज इसी का यूज करके और भी जो हम लोग का स्टेट फंक्शन है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है बात। तो डेल जी इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट एज्यूम कि फॉर दिस प्रोसेस हो गया डेल जी1 और इस प्रोसेस के लिए हो गया डेल जी2। तो अब ये केस है कि हम लोग लिख सकते हैं डेल जी इक्वल टू डेल जी1 प्लस डेल जी2, लिखा जा सकता है इजीली। अब यहां पे आप जो है देखो, फोकस करो, तो ये जो कंडीशन है लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm, ये कन्वर्ट हो रहा है गैस 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और हम लोग को पता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल जी की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। अब डेल जी की जो है इसकी बात करें, डेल जी टू की बात करें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस RT ln KP, माइनस RT ln KP, यही आएगा। तो अगर आप इस वैल्यू को रख दो यहाँ पे 0 माइनस RT ln KP, R की वैल्यू मैं 2 कंसीडर कर लेता हूं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इन द कैलोरी, किलो कैलोरी, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373, ln KP मींस ln 5। अब चूंकि हम लोग को यहाँ पे किलो कैलोरी में चाहिए, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 373, ln 5 की वैल्यू दे हैव गिवन 1.6 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ जाएगा, ये सिंपली आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.1936, जो भी इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो किलो कैलोरी पर मोल, एक मोल की, ठीक है। माइनस साइन में आएगा, लेकिन हम लोग को बेसिकली निकालना है चेंज। तो चेंज अब ये कैसे कि चेंज इतना आएगा, बिकॉज हम लोग को ये नहीं देखना है कि निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, हम लोग को देखना है कि चेंज कितना हुआ ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी में। तो ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी की बात। अब देखते हैं दूसरा फैक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर कंसीडर करें इसमें, तो यहाँ पे चलते हैं सेकेंड डेल एस के लिए, जो है इसमें एंट्रोपी चेंज कितना होगा, ठीक है, एंट्रोपी चेंज कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेट फंक्शन है तो डेल S1 प्लस डेल S2 किया जा सकता है, स्टेप 1 के लिए और स्टेप 2 के लिए किया जा सकता है। स्टेप 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जिसपे अगर हम लोग लिखना चाहें, बिकॉज इन्होंने डेल H वेपोराइजेशन दिया हुआ है, तो डेल H वेपोराइजेशन डिवाइड बाई T हम लोग को दे देगा डेल S एंट्रोपी चेंज एट द वेपोराइजेशन, कितना हो जाएगा, तो ये 540 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है। अब पर ग्राम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर मोल में, ठीक है। तो एक मोल में कितना ग्राम होगा, 18 ग्राम होगा, तो मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 18 डिवाइड बाई जो टेम्परेचर है दैट इज 373, ये हो जाएगा, इतना आप एनर्जी दिए हो। उसके अलावा डेल S2 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो, यहाँ पे समझा जा सकता है इसको, क्यों हम लोग लिखते हैं NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1। T2 by T1 तो 0, बिकॉज टेम्परेचर इज सेम। हमारे पास बचता है NR ln V2 by V1। उसको अगर हम लोग लिखना चाहें प्रेशर के टर्म में, तो NR ln P1 by P2 ऐसे लिखा जा सकता है, P1 by P2। तो यहाँ पे आप रख दो, प्रेशर की वैल्यू रख दो। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो नेट ये आ जाएगा 22.859 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आप कैलकुलेशन पार्ट आप करते रहना। यहाँ पे P1 हो जाएगा आपका 1 atm, P2 हो जाएगा आपका 5 atm। इस प्रोसेस के लिए मैं डेल S2 निकाल रहा हूं, ठीक है। अब डेल H की बात करें, डेल H कैसे निकाला जाएगा, तो डेल H इक्वल टू कैसे देखा जाए, डेल H इक्वल टू डेल G प्लस T डेल S, यही आएगा।
डेल एस इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल एस, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसको वैल्यू रख दोगे 1.1936, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम लोग जो है टी डेल्टा एस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 373 इंटू 22.859 डिवाइड बाई हाउ मच, कैलोरी में हम लोग को निकालना है, तो ये जो है 1000 से आप डिवाइड कर दो। क्लियर है बात। इसको अगर आप फाइनली कैलकुलेट करते हो तो जो नेट वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 9.72 किलो कैलोरी। एक बार आप कैलकुलेशन करना, जस्ट मैं अप्रोच बता देता हूँ आपको, इस तरीके से आपका अप्रोच जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया डेल जी डेल एस और डेल एच का। ठीक है, तो ए बी सी तो करेक्ट है। डी की बात अगर बात करें डेल यू, तो डेल यू जीरो नहीं हो सकता। इस प्रोसेस के लिए डेल यू अगर हम लोग कंसीडर करें, डेल यू इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, डेल यू जीरो नहीं होगा, डेल यू की वैल्यू होगी, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन है ये, अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तब हो सकता था कि डेल यू जीरो हो, लेकिन इस कंडीशन पे अगर देखा जाए तो इट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। तो इसके लिए आंसर क्लियरली हम लोग जो है जा सकते हैं ए बी सी फॉर द क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स का एक अच्छा प्रॉब्लम है ये भी। बस आपको अप्रोच देखना है, जैसे जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ए गैस कन्वर्ट हो रहा है 3B गैस में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है 3B गैस में। अब देखिए यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी गैस। ठीक है, अब देखिए जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड कर रहा है तो 2 माइनस एट सम पॉइंट मैं ले लेता हूँ टी टाइम पे, टी टाइम पे अगर मैं कंसीडर करूँ तो 2 माइनस एक्स जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस 3x। ठीक है, ये मैं कब कंसीडर कर रहा हूँ, आफ्टर 90 मिनट के बाद। क्या आफ्टर 19 मिनट के बाद, क्योंकि उनका जो मोलर रेशियो है दे हैव मेंशन, तो मोलर रेशियो ऑफ ए टू बी दैट इज 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 3x, दे हैव गिवन 1/25। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू सॉल्व करते हो, x जो है अगर आप कैलकुलेट करते हो यहां से, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 1/4। ठीक है, x की वैल्यू आएगी यहां से 1/4। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो 50 माइनस 50x। ठीक है, 1 प्लस 3x, और इसको अगर हम लोग इधर लेते हैं 49, इधर अगर x को लेते हैं तो 53, x इक्वल टू 49/53, यही तो होगा। 49 इधर हो गया 53। ठीक है, तो अब इस केस में आप जो है देख लो कितना आएगा ये वैल्यू, सॉरी ये 25x होगा। तो 25x यहां से अगर मैं इसको ले आता हूं तो 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 7 से जो है डिवाइड कर दो तो जो है 7 डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा, x की वैल्यू 7/4। अब देखो इस केस में, तो यानी कि जो a बचा हुआ है आफ्टर सम टाइम, ये जो t टाइम पे a के जो कंसेंट्रेशन मोल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 7/4 यानी कि 1/4। अब समझना कि ये 90 मिनट के बाद क्या हुआ, 90 मिनट के बाद ये जो नंबर ऑफ मोल्स है 1/4 हो गया। किसकी बात कर रहा हूँ, ए का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप समझना कैसे समझा जा सकता है इसको। अगर मैं कंसीडर करूं यहां से अगर हाफ टी हाफ लिया जाता तो टी हाफ से ये बन जाता, अनदर टी हाफ के बाद ये जो वैल्यू होती है, अनदर टी हाफ के बाद ये 1/2 हो जाती, और अनदर टी हाफ अगर मैं कंसीडर करूं तो ये 1/4 हो जाता। यानी कि नेट 3 टी हाफ इज देयर, 3 हाफ लाइफ टाइम है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं 3 टी हाफ इक्वल टू 90 मिनट। ठीक है, तो जो टी हाफ की वैल्यू होगी इस केस में ये हो जाएगी 30 मिनट। क्लियर बात, तो टी हाफ की वैल्यू हो जाएगा ये 30 मिनट हो जाएगा, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखना, नेक्स्ट क्या मेंशन किया हुआ है, जो वॉल्यूम है, जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम वाज 12 लीटर, तो इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स है ये 3। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इफ कंडीशन इज सेम टेम्परेचर इज सेम, तो मैं क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्या V1/N1 इक्वल टू V2/N2। समझ, अब मुझे पता है कि V1 कितना है, V1 दे हैव मेंशन दैट इज 12 लीटर, और N1 मेंशन किया जाए दैट इज 3। हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एट 90 मिनट, और यहां से अगर आप जो है कंसीडर करो नंबर ऑफ मोल्स, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, मैं क्योंकि वैल्यू निकाल चुका हूं तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं रखता हूं, ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, x की वैल्यू 7/4 थी तो ये वैल्यू सॉरी 1/4,
वैसे इसको 7/4 अगर आप रखते हो तो 7/4 मीन्स आपका कितना हो जाएगा 25/4। क्लियर है भाई, ये हो जाएगा 25/4। अब नेट जो नंबर ऑफ मोल्स है ना इसको आप रख दो। नेट में जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है इस केस के लिए कितना आएगा, देखो आप ए और बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज गोइंग टू बी 26/4 यानी कि 13/2। ठीक है, यही होगा 13 × 2। तो ये कैंसिल आउट किया जा सकता है 4, ये जाएगा 2, तो V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 26 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब ए का कंसेंट्रेशन की बात करें कि ए का कंसेंट्रेशन क्या होगा एट 90 मिनट पे, T = 90 मिनट पे कंसेंट्रेशन क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाला गया, हम लोगों ने 1/4 निकाला है, डिवाइड बाई टोटल जो वॉल्यूम एट दैट टाइम ये आ रहा है 26। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो जो बेसिकली जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा 1/4 × 26। ठीक है, 26 के लिए भी देख सकते हो 1/48 तो नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, V का कंसंट्रेशन एट 90 मिनट पे कितना होगा देखिए आप, तो V दिया हुआ है 25/4 डिवाइड बाई 26, ये हो जाएगा। तो अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 104 जो है मोल है, तो ये सही है। तो इस केस में आंसर जो हम लोग का करेक्ट जाता है दैट इज A, B एंड D, ये 3 ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे मेंशन किया गया है कि चूज द करेक्ट मैच। ठीक है, तो 1/4 पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया, और केमिकल बॉन्डिंग से ये ऐसा सेक्शन है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो जो है आप जो है तैयार रहना कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1/1 ऑप्शन कंसीडर करते हैं। जैसे इन्होंने बोला है N2+ इज ग्रेटर देन N2- बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, ये तो गलत हो जाता है, बिकॉज अगर देखो आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का क्या होता है 3 होता है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन 3। अब जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, हम लोग बोले कि बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या होगा कि हाफ इसका जो 0.5 है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड जब आप करते हो तो भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने का मीनिंग क्या हुआ, वंस अगेन जो बॉन्ड ऑर्डर रह जाएगा ये 2.5 आ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ दोनों के केस में इक्वल होगा, चाहे वो N2+ लिया जाए या N2- लिया जाए, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। तो A कैन नॉट बी करेक्ट, दिस कैन नॉट बी करेक्ट। B की बात करें तो B के केस में देखिए N2+ एंड N2- दे हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही है, बिकॉज वंस अगेन वही सेम कहानी है कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका भी 2.5 आ रहा है, तो B इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए C में N2-, ठीक है, इज ग्रेटर देन N2+। इसमें क्या बोला गया है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होमो हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सही बात है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना, ऑब्वियसली केस है कि जो है 14 इलेक्ट्रॉन तो फील्ड कर चुके हैं हम लोग, तो इस केस में जो एनर्जी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो हायर एनर्जी लेवल में पाई स्टार ऑर्बिटल में एंटर करेगा, जो कि हायर होगा। यहाँ पे जो एंट्री हुआ होगा, जो मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। तो अब ऐसा केस है, वही ऑर्डर इन्होंने मेंशन किया कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होमो इज N2- ज्यादा होगा कंपेयर टू N2+, बिल्कुल सही है। देन जो है डी की बात कर लें तो डी में क्या मेंशन किया गया है, CO+, ठीक है, CO+ एंड CO, ये आप कंसीडर कर सकते हो। 8 + 6 14 आ रहा है, वैल्यूज हैज रिस्पेक्टिवली 112.8 पिकोमीटर और इसका जो है 11 जो है 5 पिकोमीटर, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। इन्होंने बस बेसिकली क्या दिया हुआ है इस केस में, बॉन्ड लेंथ, समझना इस बात को, 8 + 6 14 आ रहा है ना, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिया हुआ है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन अगर इसमें कंसीडर करोगे आप जो इसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 के इक्विवेलेंट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है जो इन्होंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी द B and C।
ठीक है। एक बार आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लेना दोनों केस के लिए, CO प्लस के लिए, NCO के लिए, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग केस बन के आता है इस केस में, तो जो है ये आप देख लेना। फोर्थ वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया कि व्हेन SO2 इज डिजॉल्व इन वाटर, SO2 इज डिजॉल्व इन द वाटर, इट मेजरली एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये क्लैथरेट फॉर्म करता है, मींस वाटर का जो गैप होगा, वॉइड होगा, वाटर का जो सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होगा कि SO2 गैस एंटर कर जाएगा। जो डिजॉल्व अगर मान लो करते हो तो SO2 जाकर एंटर हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा क्लैथरेट, ठीक है। 6 वाटर के साथ ये फॉर्म करेगा, क्लैथरेट बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, दैट इज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कई सारे इसमें कंसीडर करने पड़ेंगे आपको। तो पहला देखते हैं ऑप्शन ई, रिएक्शन, ठीक है। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है CH2NH2, ठीक है। यहाँ पे लिया गया है OH, NaNO2HCl, ये आपको पता है कि वेल नोन रिएक्शन है, दैट इज डायोटाइजेशन। क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा डायोजनियम ग्रुप में, दिस नाइट्रोजन विल कन्वर्ट टू डायोजनियम ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे OH। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो डायोजनियम ग्रुप है एलिफेटिक के केस में हाईली अनस्टेबल होता है, हम लोग को पता है कि N2 वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो इस केस में ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 प्लस एंड OH, ठीक है। अब इसके बाद क्या आप देखोगे कि इसमें रिंग एक्सपेंशन अकर होगा, किसी भी साइड से करो कोई दिक्कत नहीं, रिंग एक्सपेंशन विल टेक्स प्लेस। अब जब रिंग एक्सपेंशन होगा ना तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग विथ पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बोनेट। अब इसके बाद क्या होगा कि ये डिलोकलाइज होगा, लोन पेयर इधर जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये H प्लस लूज कर देगा, लूज करेगा तो ये कीटोनिक फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये फॉर्म कर जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में आपका ये दिया हुआ है ईथर, ठीक है, विनाइल ईथर फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट दे रहा है P, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा ये आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ दिस। समझ में आता है बात। अब हम लोग को पता है कि विनाइल अल्कोहल है जो कि अनस्टेबल होगा और तुरंत ऑटोमरीज करके ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, CH3CH। अब इसको हम लोगों ने ट्रीट किया है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, अमोनिकल अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड। तो यहाँ पे जो है आप देखो कि बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होता है क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट खुद रिड्यूस होता है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होता है और करेस्पॉन्डिंग एसिटाल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्म। क्लियर है बात, ये फॉर्म कर लेगा एसीटेट एनाइन। तो बी इज करेक्ट वन, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात कर ले तो सी के केस में इन्होंने लिया हुआ है सेलेनियम ऑक्साइड, ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड। तो सेलेनियम ऑक्साइड सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये इस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, ये बना लेगा लाइक दिस। अब इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है, इसको ट्रीट किया गया है क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडिनियम क्लोरो, इस फॉर्म में ये क्या करेगा, इसको जो है ऑक्सीडाइज करने का, बेसिकली यहां में जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये पहले फॉर्म करेगा, देखिए आप। तो सेलेनियम ऑक्साइड का क्या रोल होगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, ये फॉर्म कर लेगा एलाइलिक अल्कोहल। याद है आपको, ये एलाइलिक अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। इसको अगर आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ में इन्होंने मेंशन किया है, दिस इज CrO3, ठीक है। ये रिएजेंट कन्वर्ट कर देगा किसमें, इसको प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा C11OH, ठीक है। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो N2H4 और इसका रोल क्या होता है H2O2 के प्रेजेंस में कि ये हाइड्रेटिंग मतलब हाइड्रोजन ऐड करने का काम करते हैं अलोंग दिस डबल बॉन्ड के अलोंग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फाइनली बनता है इस केस में C=OH आ जाता है। क्लियर बात है, ये जो है हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा। तो सी में देख सकते हो क्लियरली दिस प्रोडक्ट इज देयर, तो सी इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। और डी के केस में आप देखिए, लास्ट केस देख लेते हैं डी। तो डी में आपको मेंशन किया हुआ है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस CH3H
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके अलावा जब आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये जब आप ट्रीट करते हो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एंटी जो है एडिशन, मतलब हाइड्रोजन जो जुड़ता है वो अपोजिट साइड से जुड़ता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में आप देखोगे ट्रांस प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट देखोगे? ट्रांस प्रोडक्ट। देखना आप ध्यान से, यहाँ कुछ ऐसे केस होगा, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट दिया हुआ है सिस, जो कि गलत है। यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो इन्होंने बनाया हुआ है ये गलत बनाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया H डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग एडिशन होगा, और यहाँ पे आपको ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, न कि सिस। तो क्लियरली डी कैन नॉट बी करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में A, B, C और द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड है। थोड़ा सा इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ही ड्रॉ करते चलता हूँ, ठीक है। SCOH CH2 NH2, ठीक है, बीच में से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये हो गया NH2। तो ये कौन सा है? ग्लाइसिन है। सिमिलरली दूसरे वाले को बात करिए जाए, COOH, ठीक है, COOH में बॉन्ड ब्रेक करके ही दिखा देता हूँ, CH2 NH2, ये भी जो है हम लोग का ग्लाइसिन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आप देखिए C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, यहाँ पे है आपका CH3 और ये हो गया NH2, ठीक है। थर्ड ग्लाइसिन, थर्ड हो गया, ये हम लोग का एलानिन मॉलिक्यूल है, एलानिन मॉलिक्यूल है। दिस इज द ग्लाइसिन, दिस इज द ग्लाइसिन, ये हो गया हमारा एलानिन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, नेक्स्ट वाले केस को ब्रेक कीजिए आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा COOH, ठीक है, COOH, उसी तरीके से CH2 NH2, वंस अगेन ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है। एक लास्ट है स्ट्रक्चर, इसमें है आपका C डबल बॉन्ड O OH, ये भी आपका ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, CH2 NH2। तो 4 ग्लाइसिन और एक एलानिन मॉलिक्यूल। बोला गया है इट इज टेट्रापेप्टाइड, नहीं टेट्रापेप्टाइड नहीं है, जितने इसमें अमीनो एसिड इन्वॉल्व दैट इज 5। तो ये पेंटापेप्टाइड है, ना कि टेट्रापेप्टाइड है, ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। आपको देखना है कितने जो है डिफरेंट अमीनो एसिड, सॉरी कितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व है। तो 5 है तो ये पेंटापेप्टाइड हो जाएगा, अगर 3 होते तो ट्राईपेप्टाइड होता, 4 होते तो टेट्रापेप्टाइड हो जाता है। तो A इज इनकरेक्ट। B की बात करें, इट इज फॉर्म बाई कंडेंसेशन रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से इसका जो COH का OH है, यहाँ से हाइड्रोजन है, आपस में कंडेंस होंगे और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्लियरली दिस B ऑप्शन इज करेक्ट, B इज करेक्ट। C की बात करें, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव एलानिन एंड द ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आ रहा है, 4 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के आ रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल एलानिन के आ रहे हैं। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन द नेचर। हाँ, ये जो सेंटर था ये कायरल सेंटर था, जो कि जो है पेप्टाइड लिंकेज में भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है C भी करेक्ट है और D भी करेक्ट है। तो BCD विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट सॉल्व दे रखे हैं और उससे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज मेंशन किया हुआ है लीड सेकेंड में। तो पहला P देखिए आप, ये मेंशन किया गया AS2S3 सॉल्व, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा ये एक निगेटिव सॉल्व है, ठीक है, एक निगेटिवली चार्ज सॉल्व है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व ये दिया हुआ। अब इस केस में आप समझना क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। पहला आ जाएगा इस केस में 1, बिकॉज ये निगेटिवली चार्ज सॉल्व है, 1 हो जाएगा। अच्छा, निगेटिवली है तो किधर मूव करेगा? ऑब्वियस है, कैसे एनोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के साइड में जाएगा, तो ये मूव करेगा कोगुलेशन नियर एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो कोगुलेशन जो अकर होगा एनोड के साथ अकर होगा, तो यानी कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, कैथोड नहीं जाएगा। उसके अलावा देख लीजिए, मे बी कोगुलेटेड बाई एडिंग Na2SO4। हाँ, Na2SO4 के थ्रू कोगुलेट हो सकता है, सोडियम प्लस आयन कोगुलेट करने का काम कर सकता है यहाँ पे। तो 1, 4, 5 ये आंसर हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है। Q की बात करते हैं, तो Q दिया हुआ है हमारा Fe2O3 डॉट XH2O सॉल्व, ठीक है। अब ये इसकी खासियत क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो क्लियरली ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये 2 तो इसके साथ हो गया, 2 के अलावा ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये मूव करेगा कैथोड के साइड, ठीक है। कैथोड के साइड जाकर वहां पे जो है कोगुलेट हो जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोगुलेशन नियर कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस 3 इज करेक्ट। सिमिलरली बोला गया कि मे बी कोगुलेटेड बाय Na2SO4, ठीक है।
Na2SO4 कोगुलेट कर सकता है, सल्फेट जो प्रेजेंट है वो हो सकता है, साथ में गोल्ड सॉल्ट है। तो गोल्ड सॉल्ट निगेटिवली चार्ज सॉल्ट होता है, तो जो अपोजिट सॉल्ट को अगर लाया जाए तभी कोगुलेशन अकर हो जाएगा। तो 2, 3 साथ में सल्फेट आयन इसको कोगुलेट करने का काम कर सकता है, और पहले हम लोग बोल सकते हैं कि जो गोल्ड सॉल्ट है वो कोगुलेट करने का काम कर सकता है। तो 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें इसमें आर में क्या दिया हुआ है, स्टार्च सॉल्ट दिया हुआ है। तो स्टार्च इज ऑल्सो निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, ये भी निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। इसकी खासियत फिर वही होगी कि ये जो है 1, 4 और 5, जब ये दोनों प्रॉपर्टी तो सेम रखेंगे ना। सिमिलरली आप देखो इसमें आपका जो लास्ट केस है AgI, ठीक है, I माइनस और ये दिया हुआ है K+ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सोल्यूशन कंसीडर किया जाता है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ निगेटिवली चार्ज। तो फिर वही कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसमें 1, 4, 5। आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना था कि इसमें कौन कौन से निगेटिवली और कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली आप जो है देख सकते हो बी इज करेक्ट, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखिए तो मेंशन किया गया है इसमें कंपाउंड P जो कि H2O2 है, ठीक है। इसको भी कंबाइन करते हैं, किसके साथ जाएगा, बोला गया है कि ब्लीचिंग एजेंट। आप सामने देखो ब्लीचिंग एजेंट मेंशन किया गया है। तो अब ये कैसा कि जो H2O2 है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि इस केस में जो कॉम्बिनेशन होगा ये 1 हो सकता है। साथ साथ में क्या बोला है कि एब्जॉर्ब PS3 गैस, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, H2O2 के साथ हम लोग कोई रिएक्शन नहीं देखते हैं PS3 का। कलरलेस व्हाइट इन द कलर, आप देखते हो H2O2 पेरोक्साइड की जो बॉटल होती है वो कलरलेस बॉटल होती है, यानी कि जो है इस केस में 3 कॉम्बिनेशन जाएगा। उसके अलावा 4 पैरामैग्नेटिक इन नेचर, नहीं डायमैग्नेटिक होगा, कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एसिडिक इन द नेचर, H+ प्रेजेंट है तो एसिडिक नेचर शो कर सकता है, 1, 3, 5 P के केस में हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली वहां से तो आंसर दिख जा रहा है, ठीक है। तो अदर जो केसेस हैं उसको भी कंसीडर करते चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। इसका भी हम लोग को पता है कि दिस इज द ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि 1 तो हो जाएगा इस केस में। उसके अलावा एब्जॉर्ब PS3, ये गैस एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड PS3 के साथ रिएक्ट करके, ये बेसिकली फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद PS3Cl, ठीक है, ये फॉर्म करता है। तो ये रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1, 2 हो गया इसके साथ में। कलरलेस व्हाइट इन द व्हाइट कलर आप देखते ही हो ब्लीचिंग पाउडर का कलर, तो 3 हो गया। पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, नहीं ये नहीं होगा। उसके अलावा एसिडिक इन द नेचर, ये गलत है, एसिडिक इन द नेचर नहीं होगा। आर की बात करें तो आर आपका दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट की बात करें तो ब्लीचिंग एजेंट नहीं हो सकता है। एब्जॉर्ब PS3, हाँ ये PS3 एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये आप एक बार रिएक्शन इसका देखना, ये बेसिकली फॉर्म करता है फॉस्फेट फॉर्म करेगा, सल्फेट बाहर आ जाएगा इसके साथ में और फॉस्फेट फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना इस रिएक्शन को किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। मींस PS3 के साथ ये रिएक्शन में जाएगा, यानी कि 2 इज करेक्ट। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें इसमें 2 के अलावा 3 कलरलेस व्हाइट नहीं ब्लू कलर सोल्यूशन होगा, ये हम लोग को पता है। यहाँ पे उसके बाद पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज करेक्ट, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा। देन SiO2 की बात करें, ठीक है, एसिडिक इन द नेचर नहीं, एसिडिक नेचर सॉल्ट है, एसिडिक नेचर नहीं रखेगा। SiO2 की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, ब्लीचिंग एजेंट नहीं, एब्जॉर्ब PS3 गलत है, कलरलेस व्हाइट इन द कलर ये भी गलत हो जाता है। देन उसके अलावा 3 कलरलेस व्हाइट इन द कलर, हाँ ये सही है, 3 हम लोग जा सकते हैं। उसके अलावा 4 दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक इन नेचर और 5 एसिडिक इन नेचर, हम लोग को पता है कि ये एसिडिक नेचर तो शो करेगा, 3, 5 हो जाएगा इस केस में। तो इस केस के लिए देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन है, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 4 और 1, 3, 5, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस से जो है डिफरेंट इन्होंने रेडिकल दे रखे, एनायन दे रखे और उसका करस्पॉन्डिंग टेस्ट मेंशन किया हुआ है। तो P है हमारा ब्रोमाइड, ठीक है। क्या मेंशन किया हुआ है कि कैन वी कंफर्म बाय ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग नाइट्रेट के लिए करते हैं, इसके लिए नहीं कर सकते हैं। कैन वी कंफर्म बाय लेयर टेस्ट, हाँ लेयर टेस्ट कराया जा सकता है। क्या कराते हैं लेयर टेस्ट में, बेसिकली हम लोग ब्रोमीन वाटर लेते हैं, इस ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन गैस फॉर्म करते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 या CH2 ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जो हम लोग का गैस है। तो वाटर हो गया, वाटर में अगर हम लोग ब्रोमाइड डाल दें तो वाटर इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा और यहाँ पे
जो अगर हम लोग एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 वगैरह ऐड कर दे, CCl4, ये हम लोग शायद रिएक्शन देखे होंगे लैब में भी, और CaCl4, इनके जंक्शन पे एक जो है हम लोग को जो है एक लेयर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग लेयर टेस्ट बोलते हैं। तो क्लियरली जो है इस केस में आप बोल सकते हो 2 इज करेक्ट, लेयर टेस्ट कराया जा सकता है। कैन बी कंफर्म बाय मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये गलत है, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट नहीं कर सकते। ऑन द रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हाँ H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन में जाएगा तो ये जो है जनरेट करेगा ब्रोमीन, जो कि ब्राउन कलर होगा, साथ में इसका पंजेंट इचमेल होगा जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रोमीन गैस यानी कि ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। तो 2,4 ऑल सॉल्ट आर सॉल्युबल नहीं, AgBr के सभी सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। देन P के बाद Q की बात करें तो Q है हमारा I-, ठीक है। तो I- का भी प्रॉपर्टी वही सेम देखने को मिलेगा आपको, सिमिलर तरीके का होगा कि ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपको जो है आयोडीन देगा, आयोडीन जनरेट करेगा, तो 2,4 इसमें भी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके लिए भी लेयर टेस्ट कराया जा सकता है और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आयोडीन गैस रिलीज करेगी। देन सल्फाइड है आपका H2-। अब इस केस में देखिए कैन बी कंफर्म बाय ब्राउन रिंग टेस्ट, गलत है। कैन बी कंफर्म बाय लेयर टेस्ट, नहीं। कैन बी कंफर्म बाय मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, बिल्कुल 3 सही है। अब एक बार मिथाइलिन ब्लू टेस्ट देख लेना। उसके अलावा 4th ऑन द रिएक्शन विथ H2SO4 ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस, ठीक है, ये भी सही है, ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस। इसको जो है सल्फाइड को कन्वर्ट कर देगा SO2 गैस में H2SO4 के साथ रिएक्ट करके। देन जो है उसके अलावा दिया हुआ है कि ऑल सॉल्ट आर सोल्यूबल, नहीं, सल्फाइड सोल्यूबल नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। सिमिलरली S की बात करें तो S के केस में आपका नाइट्रेट है, ठीक है। हम लोग को पता है कि वेल फेमस इसमें हम लोग को ब्राउन रिंग टेस्ट देखने को मिलता है, तो इस केस में आपका 1 सही है, कैन बी कंफर्म बाय ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके अलावा ऑन द रिएक्शन विथ H2SO4 ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, हाँ जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं टेक्स प्लेस होगा, NO2 गैस रिलीज कर रहा है तो अब ऐसा कैसे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो जो है ऑक्सीडेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। ऑल सॉल्ट आर सोल्यूबल, हाँ नाइट्रेट जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, यानी कि इस केस में 1,5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सोचना नहीं है, C इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 में भी। अब देखिए आप P के केस में, ठीक है, यही मैं बोला हूँ लास्ट में केस में भी बोला था, लास्ट पेपर 1 में भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं लोग, डायस्टीरियोमर्स जो रिलेशन है स्टीरियोआइसोमेरेज का रिलेशन, वो यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया, इसको हीट किया हुआ है। और हम लोग को पता है कि दिस इज द अल्फा बीटा कीटो एसिड, और यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन फेसाइल तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन अकर होता है, CO2 गैस इजीली रिलीज हो जाता है। अब जब रिलीज होगा ना तो यहाँ पे जो सेंटर जनरेट हो रहा है ना, ये एक कायरल सेंटर जनरेट होगा, इसके अलावा तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं, जैसे H हो गया, यहाँ पे COH हो गया, वैसे ही एक और भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ प्रोडक्ट, क्या CH3 ऐसे रखूँ, COOH इस साइड में रख दूँ, और क्लियरली दे आर नॉट मिरर इमेज ईच अदर, ये दोनों आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं रखते, दे आर द डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। सही है, बात समझ में आती है। तो P के केस में अगर आप कनेक्ट करना चाहो, देखो डायस्टीरियोमरिक रिलेशन रखे हैं, 1 हो गया, रेसिड्यू मिक्सचर नहीं, मेसो कंपाउंड नहीं, CO2 गैस विल रिलीज 1,4, ठीक है, 1,4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आप Q देखिए, तो Q भी सिमिलर केस रखा हुआ है यहाँ पे CH3 है, PH है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक ही कायरल सेंटर है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे हीट करोगे ये भी अल्फा बीटा कीटो एसिड है, तो CO2 गैस रिलीज होगा और यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, ठीक है, HCH3PH, ठीक है। इसका हम लोग जो है एक अनदर मिरर इमेज भी देखेंगे, जिसमें COOH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, PH हो जाएगा। क्लियर है बात। तो दे आर गोइंग टू फॉर्म रेसमिक मिक्सचर, दे आर गोइंग टू फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। तो इस केस में क्या कनेक्शन जाएगा, रेसमिक मिक्सचर मींस 2 हो गया और साथ साथ में जो है ऑब्वियसली CO2 जो है रिलीज हो रहा है, तो 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद R की बात करें तो R में भी आपका ये बीटा कीटो एसिड, अल्फा, ये COH हो गया, COOH हो गया, ये भी आपका बीटा कीटो एसिड है, ये हो गया CH3, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अब COH ग्रुप या तो सेम साइड ऑफ CH3 हो सकता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गया, सिस कॉन्फ़िगरेशन, या ऐसा भी हो सकता है कि COH ये वाला नीचे चला जाए और यहाँ पे CH3 ये ऑफ द प्लेन हो गया। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा,
दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, लेकिन चूंकि सिस और ट्रांस का रखे हुए हैं रिलेशन, तो दे आर गोइंग टू बी डायस्ट्यूमर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि इस केस में भी अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो 1 हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो रहा है तो 1,4 यहाँ पे भी हो जाएगा। अच्छा, लास्ट केस आप देख लो, एस के केस में क्या हो जाएगा, हीट जब कर रहे हो तो ये बीटा कीटो एसिड नहीं है, ठीक है। हीटिंग वाले जो रिएक्शंस हैं वो आप देख लो, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। तो जब आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये फॉर्म करने जा रहा है एनहाइड्राइड, ये फॉर्म करने जा रहा है क्या, एनहाइड्राइड। तो ये केस देख लो आप, ये तो मेसो कंपाउंड हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो इस केस में जो है रिलेशन हो जाएगा 3, और चूंकि वाटर रिलीज हो रहा है तो इसमें जो है 3 केवल करेक्ट होगा। 1,4, 2,4, 1,4 एंड 3, क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखें आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन 1 ये आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, जिसमें कि K2Cr2O7, यहाँ पे देखना आप ध्यान से, Cr2O7 2- जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ ऑक्सीडाइज होगा। अगर एसिडिक मीडियम लिया जाता है तो ये मैं वैलेंस कर देता हूँ 14H+, और ये फॉर्म कर लेगा 2Cre3+, ठीक है। ये रिएक्शन होगा, आप वाटर वगैरह बैलेंस कर सकते हो, ये हो जाएगा 7H2O, ठीक है। तो हो गया तो ऑक्सीडेशन ऑफ। वैसे ही हम लोग सेकेंड केस कंसीडर करें, जिसमें कि Fe2+ है, कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, ठीक है। तो ओवरऑल नेट जो रिएक्शन होगा, नेट बैलेंस जो रिएक्शन आप लिखोगे, उसमें लिखोगे Cr2O7 2-, ये हो जाएगा 6Fe2+ कन्वर्टेड टू 2Cre3+, 14H+ आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, 14H+, 2Cr3+, 7H2O एंड Fe3+, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग K2Cr2O7 को बाय Fe2 सोल्यूशन के थ्रू टाइट्रेट किया जा रहा है। तो एट जो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा यहाँ पे, जहां पे कंप्लीट टाइट्रेशन अकर होगा, उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका ये है E1 जो कि रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं इस हाफ रिएक्शन के लिए, जिसमें Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं E1, ठीक है। सिमिलरली इसके अपोजिट रिडक्शन के लिए मैं E2 लिख दूंगा। तो मैं कंसीडर करता हूं उसको, E1 क्या हो जाएगा, E0, जिसमें कि Cr2O7 रिड्यूस हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, ठीक है, -0.06 डिवाइड बाई हाउ मेनी, एन फैक्टर विल बी 6। इस केस में देख सकते हो क्रोमियम जो है एन फैक्टर 6 हो जाएगा यहाँ से, और उसी तरीके से लिखा जा सकता है लॉग ऑफ क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्क्वायर डिवाइड बाई Cr2O7 2- कंसंट्रेशन एंड H+ के कंसंट्रेशन पावर 40, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली E2 की बात करें, E2 का केस ऐसे कुछ आएगा आपका Fe3+ के लिए, कि जिसमें E0 Fe3+ कन्वर्टेड टू Fe2+, ठीक है, -0.06, इसके लिए फैक्टर वेन हो गया, लॉग ऑफ Fe2+, मैं रिडक्शन हाफ लिख रहा हूं, ठीक है, Fe2+ डिवाइड बाई Fe3+, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें कंसीडर करना है आपको क्या, सिंपली E1 इक्वल टू E2, ये कंसीडर करना होगा। क्यों, 8 इक्विवेलेंट पॉइंट, इसको आप E ले सकते हो, 8 इक्विवेलेंट पॉइंट। अब जब आप नेक्स्ट जो नेट सेल रिएक्शन की बात करते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, ये मैं E1 इक्वल टू E2 रख लेता हूं, जो नेट सेल रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो है 6 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसको मैं लिख दूंगा E1 + 6E2, ये रिएक्शन हो जाएगा, ये नेट रिजल्ट लिखा जाएगा E1 + 6E2, ठीक है। तो यहाँ पे केस कुछ ऐसे आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है, और ये कंडीशन आपके पास सामने है ही कि जो आपका ये है बेसिकली E1 और E2 सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7E ऑफ द रिएक्शन, 7E दैट इज इक्वल टू, ये दोनों रिएक्शन लिखा जा सकता है जिसमें कि E0 ऑफ Cr2O7, ठीक है, Cr3+, ठीक है, -0.06 डिवाइड बाई 6 लॉग ऑफ Cr3+ कंसंट्रेशन, ठीक है, Cr2O7 2- इंटू H+ 40, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से E2 को आप जोड़ दो, 6 टाइम ऑफ E2, तो 6 इंटू E0 ऑफ Fe3+, ठीक है, Fe2+,
माइनस 0.06 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ Fe2 प्लस डिवाइड बाई Fe3 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस डिवाइड बाई Fe3 प्लस, ये केस बन के आ जाएगा आपके सामने। तो अगर E को कैलकुलेट करोगे तो नेट आप देख लेना कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, एक बार आप उसको ओवरऑल देख लेना, बट ये हम लोग का रिलेशन बेसिकली जानना चाहिए। मेन जो फंडा है ये वाला केस है कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, एट इक्विलिब्रियम जो इक्विवेलेंट पॉइंट होगा वहां पे। तो E की जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगी दैट इज 1.143। मैं कंप्लीट कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाना चाहूंगा, आप एक बार कंसंट्रेशन वाले टर्म्स देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे क्योंकि जो है यहाँ तक पहुंचने में अच्छा खासा टाइम टेकिंग ये था। इस जो है अगर स्किप करना चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप एक बार जो है कंसंट्रेशन टर्म्स देख लेना कि कैसे इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे मेंशन किया गया, ठीक है, आप उसको देख लेना। सेकेंड केस कंसीडर करें, सेकेंड क्वेश्चन, तो क्या मेंशन किया गया, द गैस ओबे द इक्वेशन that is equal to PV minus NV is equal to RT, ठीक है, is equal to nRT। अब यहाँ पे इसको आपको क्या दिया हुआ है, at what pressure at 27 degree Celsius the density of gas become 8 gram per liter, the molar mass of the gas is 80 gram per mole and B they have mentioned that is 0.4। यहाँ आसान हो जाता है, क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो आप, नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाई मोलर मास लिखा जा सकता है, वेट बाई मोलर मास इनटू RT, ठीक है। वॉल्यूम को आप इधर लेते आओ, तो वॉल्यूम को अगर इधर लेते आते हो तो ये कुछ ऐसे टर्म्स बन जाएगा, और मोलर मास को मैं इधर रख देता हूँ, तो m माइनस वेट बाई वॉल्यूम इस dV हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा इनटू B दैट इज इक्वल टू dRT, यही रिलेशन आएगा आपका, ठीक है, यही रिलेशन आएगा। अब देखो आप प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी dRT बाई m बाई dV, ठीक है। तो D की जो वैल्यू है यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है, D इज इक्वल टू 8, R की वैल्यू हम लोग को कंसीडर करना है 0.08 और T हो गया हमारा टेम्परेचर दैट इज 300। उसी तरीके से मोलर मास इसका दिया हुआ है 80 माइनस D इंटू B, तो D हो गया आपका इस केस में 8 और ये हो गया 0.08, ठीक है। इसको आप फाइनली जो कैलकुलेट करोगे ये जो वैल्यू होगा ये देखेगा आपका प्रेशर इक्वल टू 2.5 atm, ठीक है। आपको रेस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, इसके बाद आपको करना है कैलकुलेशन, अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 2.5 atm, ठीक है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो ये भी एक आसान प्रॉब्लम है। बोला गया है कि इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल एटम आर इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू 4। अब दे डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट इन वन और मोर ट्रांजिशन बट नो फोटोन इन द ऑब्जर्व इन द पास्ट सीरीज, ठीक है। यानी कि फोटोन तो ये 1 तक आ रहा है और सभी स्टेज को कंसीडर कर रहा है, बट इसमें पास्ट सीरीज नहीं आएगा, यानी कि n इक्वल टू 3 में एंट्री नहीं होगी, n इक्वल टू 3 में, यानी n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 एक ही लाइन बन सकता था, ये हटा देना है आपको, ठीक है। यानी कि केस क्या हो जाएगा इसमें, 3 जो कि लाइमन होगा, 2 बामन सीरीज का होगा और 1 जो पास्ट सीरीज हम लोग का होना चाहिए ये नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इन बट नो फोटोन इन द पास्ट सीरीज द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो उसका जो वेवलेंथ कैलकुलेट किया जाएगा, मैं प्रोपोर्शनलिटी ही ले लेता हूँ, ये लेमडा एल लॉन्गेस्ट वन विल बी 13.6, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आप उसको देख लेना, 1 बाई लेमडा मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा ये किससे रिलेटेड होगा, 13 कब आएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, लेमडा एल के लिए जो ट्रांजिशन होना चाहिए कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि 4 से 3 में तो नहीं हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटीज है कि ये जाए 4 से 2 में, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए, ठीक है। वैसे ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, लेमडा शॉर्टेस्ट के लिए जो ट्रांजिशन लिखाया जाएगा, लेमडा जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा ये होगा 4 से 1 में, तो आप इसको वैल्यू को रख लो 1 बाई कितना हो गया ये 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, और लेमडा शॉर्टेस्ट विल बी 13.6 डिवाइड बाई 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो जो कि आएगा ये आपका 16 माइनस 4 यानी कि 12 बाई 12 इंटू 16 इंटू 4, ठीक है, तो हो गया आपका 3 बाई 16। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी कि 15 बाई 16, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, देख लो आपको क्या रिलेशन चाहिए, आपको चाहिए लेमडा एल बाई लेमडा एस, शॉर्टेस्ट बाई लॉन्गेस्ट बाई शॉर्टेस्ट। तो इसको जो है अगर आप डिवाइड करते हो सेकेंड वाले को डिवाइड करते हो 15 बाई 16
डिवाइड बाई 3/16, यानी कि ये दे देगा आपको 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्रोमियम OH क्रोमियम, ठीक है, OH NH3 4 और ये दिया हुआ है थ्राइस दिया हुआ है NH3। ये वाला जो ग्रुप है इसको दिया है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है थ्राइस Br6। ठीक है, क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है? इट इज चिलेटिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज चिलेटिन कॉम्प्लेक्स। सेकंड, इट हैज 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। हाँ, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसका मिरर इमेज एक आएगा, तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड की बात कर ले, थर्ड में बोला है कि इट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स ऑफ दिस वन, इट इज द पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स ऑफ गिवन, नहीं ये पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स नहीं, ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज नॉट, दिस इज नॉट पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। इट इज टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं ये भी गलत है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। आप एक बार देख लेना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, आई थिंक ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रन इन द कॉम्प्लेक्स, 4 ऑक्टाहेड्रन कॉम्प्लेक्सेस होंगे इसमें। अगर आप देखें तो बेसिकली ये 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो एक ये हो जाएगा 3 ऑक्टाहेड्रन कॉम्प्लेक्सेस, 3 ये हो गया, और एक क्रोमियम आपका ऑक्टाहेड्रन कॉम्प्लेक्सेस दिखाएगा। ठीक है, तो टोटल देयर विल बी 4 ऑक्टाहेड्रन कॉम्प्लेक्सेस, तो फिफ्थ इज करेक्ट। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम्स आर प्रेजेंट इन द नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये प्रेजेंट होंगे DXY या DYZ या DZX में, T2G में प्रेजेंट होंगे। तो अब ऐसा केस बनता है यहाँ पे कि जो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये जो प्लेनार है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो 6 इज करेक्ट, 6 इज ऑल्सो करेक्ट, तो 1 2 3 4 आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेंशन किया गया है, तो ये जो है मिक्स सॉल्ट है थैलियम का और एल्युमिनियम सल्फेट, लाइक twice.12s2। ठीक है, तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे जाएगा, H2O6, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, उसके अलावा एल्युमिनियम पे आएगा 6 वाटर मॉलिक्यूल H2O6, और यहाँ से ये हो जाएगा H2O6 3+, इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सल्फेट आयन दिया हुआ है, ये कंप्लीट इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मोस्ट लूजली हेल्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एलम। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मोस्ट लूजली हेल्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एलम इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, जो लूजली हेल्ड है पर मॉलिक्यूल ऑफ एलम, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एलम के लिए 6 जो है लूजली हेल्ड है। दो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ एलम इक्वल टू 1, तो sp3 कितने प्रेजेंट होंगे, ये जितने भी वाटर होंगे sp3 होंगे, जो उसके अलावा जो 2 सल्फेट हो गए, तो टोटल जो है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज एटम है वो हो जाएंगे 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14, वाटर sp3 होगा और साथ साथ में 2 सल्फेट ये भी sp3 होगा। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इक्वल टू दैट इज Z इक्वल टू 1, तो हम लोग को चाहिए क्या था, यहाँ पे चाहिए 1/4 x दैट इज इक्वल टू 6 + 14 - 1/4, यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा आपको 4.75। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, मेंशन क्या किया गया, कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5S10O। ठीक है, ऑल दिस आइसोमर्स आर इंडिपेंडेंटली रिएक्टेड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ कीटोन दैट गिव अ रेसमी मिक्सचर, यानी कि कायरल सेंटर जनरेट करे। तो देख लो आप एक केस, तो हम लोग को चाहिए कीटोन, तो अगर मैं बीच में रखता हूं तब तो ये कायरल सेंटर नहीं जनरेट कर सकता, क्लियर सी बात है। अगर मान लो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया जाए, सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो जो प्रोडक्ट ये देगा ये कुछ ऐसे देगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा L, तो ये तो दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, ये नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया जाए,
इस ग्रुप को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तब ये कायरल सेंटर जनरेट करेगा, और ये कायरल सेंटर जनरेट करेगा तो ये हो जाएगा आपका रेसिन मिक्सचर फॉर्म करके देगा। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया जाए इस स्ट्रक्चर में, लाइक दिस COOH, और इसको अगर आप ट्रीट करते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा OH H एंड विथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी R और S का मिले। देयर आर 2 स्ट्रक्चर, और तो इसमें पॉसिबल नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पॉसिबल है, यही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसके में हम लोग ऑप्टिकली मतलब एक तरीके से रेसिन मिक्सचर प्रोडक्ट देखेंगे। तो फॉर 6 2 इज करेक्ट, फॉर 6 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ रिएक्शन वेयर करेक्ट मेजर प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। CH3 CH3 Cl, यहाँ पे लिया हुआ है इन्होंने MEO-, ठीक है, मिथॉक्साइड लिया हुआ है, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने, दिया हुआ है कि जो है ईथर बनाया हुआ है, मीन सब्स्टिट्यूशन कराया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आप क्या देखोगे कि एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस CH2, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से डिप्रोटोनेट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज 3 डिग्री एल्काइल है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगा, एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट तो नहीं करेक्ट हो सकता है, फर्स्ट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, जो करेक्ट होगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। सेकेंड देखिए, तो ये आपका OH, इसको 18 दे दिया, अब इसको H3O+ के साथ ट्रीट किया कर रहा है, तो अब ये सब कैसे कि ये इसको पहले प्रोटोनेट करेगा H+ के साथ, अब बॉन्ड क्लीव होगा उस साइड सच दैट कि स्टेबल कार्बोकैटायन को जनरेट करे, यहाँ CH3 है, स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करे, तो जो फाइनली आप प्रोडक्ट देखोगे यहाँ पे देखोगे OH और साथ में आ जाएगा CH3OH, ये वाले OH पे 18 रहेगा। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड की बात करें तो थर्ड के केस में दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है OH, इसको ट्रीट किया हुआ इन्होंने SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ध्यान है, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है, pyridine नहीं होता तो इन दैट केस ये रिएक्शन जाता है SNI से, और SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल टेक्स प्लेस। SN2 के केस में हम लोग क्या देखते हैं, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा इस केस में आप देखोगे ये, तो इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, क्लियरली थर्ड कैन नॉट बी और करेक्ट वन। फोर्थ की बात करें तो इसमें तो हम लोग को देख रहा है कि जो है Cl इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है KCN के साथ में, जो कि वंस अगेन ये SN2 रिएक्शन है, और जब SN2 रिएक्शन है तो यहाँ पे भी इन्वर्जन देखने को मिलेगा। दिस इज द करेक्ट वन, देख लो आप, फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ की बात कर ले तो फिफ्थ के केस में PH THO TS, हम लोग को पता है कि वन ऑफ द बेटर लिविंग ग्रुप है, और जब इसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो CH3OH के थ्रू, तो कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन जाएगा, कार्बोकैटायन जाएगा, तो अब ये से कैसे कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एज अ रेसिमिक मिक्सचर, एज अ प्रोडक्ट फॉर्म, कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगा तो रिएक्शन में तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट में एज अ रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ में बोला गया कि रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली 6 आप देखिए, तो 6 के केस में इसको इन्होंने हाइड्रोलिसिस किया है, क्लोरीन, ठीक है, H2O के KOH के साथ में, aqueous KOH के साथ में, तो अब ये से कैसे OH और एक कार्बन पे 2 OH हो नहीं सकते हैं, तो फाइनली ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पहले ये फॉर्म करेगा OH और फाइनली ये कन्वर्ट होके फॉर्म कर लेगा एल्डिहाइड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिया नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, 7th की बात करें, 7th के केस में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये लिया हुआ है इन्होंने क्लोरोबेंजीन और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये ऐसा कैसे, यहाँ पे तो ये रिएक्शन होगा नहीं ना, क्लोरीन को इजीली नहीं निकाला जा सकता है जब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी आवर करेक्ट वन। ठीक है, वैसे ही लास्ट के साथ देख लो, तो जो है 8th वाले केस में, ठीक है, 8th में आपको दिया हुआ है PHOMe, इसको HI के साथ ट्रीट किया। अब ऐसा कैसे कि जब ये प्रोटोनेट होगा तो बॉन्ड किधर क्लीव होगा, इधर से तो क्लीव किया नहीं जा सकता, क्लीव इधर ही होगा, तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, फिनॉल और साथ साथ में MEA, यानी कि ये भी करेक्ट है आपका। टोटल करेक्ट ऑप्शन देख लो आप, तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है, 4th 1 2 3 और ये लास्ट 4 हो गया, तो टोटल 4 इज करेक्ट। और हम लोग का 4 मतलब जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो 4 इज केसेस आर देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्या बोला गया है कि ग्लिसरॉल जो है, जो हम लोग का मॉलिक्यूल है, ये CHOH CH2 है। ठीक है,
अब इसको HI के साथ ट्रीट करोगे जब आप, बोला गया कि कितने HI एक्सेस अमाउंट में रखा गया, बट फाइनल जो प्रोडक्ट चाहिए हम लोग को 2 आयोडोप्रोपेन चाहिए। तो जब HI के साथ रिएक्ट कराओगे ना, पहला 3 मोल्स ऑफ HI रिएक्ट होंगे, यहाँ से तीनों के तीनों जो OH हैं ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे आयोडीन से, तो 3 मोल्स तो यहाँ पे कंज्यूम हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि 2 आयोडीन आपस में रिएक्ट करके आयोडीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये फॉर्म करता है CH2 CH3, ये CH2I2, ठीक है। अब इसके बाद एक और HI रिएक्ट करेगा, बिकॉज हम लोग को फाइनल जो प्रोडक्ट है उस पे जाना है। एक और रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे फॉर्म करेगा, CH3 मार्कोनी का ऑफ एडिशन होगा CHI और CH2I, ठीक है। अब यहाँ से वंस अगेन एक आयोडीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसके बाद जब एडिशन होगा तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो दे देगा। क्या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है? दैट इज CH3 CH3 यहाँ पे आए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो पूछा गया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI इज गोइंग टू कंज्यूम फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस। तो यहाँ से 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ पे आपका जो है लास्ट में 1 रिएक्शन में जा रहा है। तो टोटल आप देख सकते हो 3 + 1 4 4 4 + 1 5। तो 5 इज गोइंग टू रिएक्ट, 5 मोल्स ऑफ HI इज गोइंग टू रिएक्ट विद basically this is the glycerol, not glycerol. This is the glycerol is going to react with the 5 moles of HI and going to generate this product 2-iodopropane, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का FST23। आपको FST24 देना है, ठीक है, लास्ट FST होगा। और आई होप कि आप जो है प्रैक्टिस अपना दमदार रखे होगे, ताकि जो है JEE एडवांस के पेपर में आपको फोड़ना है, बिल्कुल और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो अच्छा करके आना है और सच दैट कि आपको प्रूव करना है कि 2 इयर्स की जो मेहनत है आपकी वो एक तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देकर जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट FST के साथ में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, अच्छे से रहो। थैंक यू।